कि वक्त हो चला है हमारी बेहद खास पेशकश का गेस्ट एडिटर और इसके लिए हमारे मुख्य संपादक निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, ओवर टू यू। सिन्हा साहब, पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतना समय निकाला। आज आपकी मॉर्निंग मीटिंग्स हमने सारी कैंसिल करा दी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग सो मच ऑफ टाइम फॉर ईटी नाउ इंडियन हाउस संदेश। थैंक यू निकुंज जी, आपने बुलाया और आई हैव नेवर बीन टू अ स्टूडियो लाइक दिस, सो थैंक यू फॉर द इनवाइट एंड सच अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। दैट्स कविता जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला इस बेहद खास चर्चा के लिए आज। और गेस्ट एडिटर के तौर पर हमारे साथ टाटा पावर के एमडी और सीईओ हैं और खुशनसीबी है हमारी। और सर, सवाल दागना शुरू कीजिए। एक सिंपल सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ कविता जी कि भाई बिजली क्षेत्र के अंदर द पावर सेक्टर इज नाउ गैलपिंग। एक ज़माना होता पावर सेक्टर इम्पोर्टेंट था पर एग्जिस्ट करता था, प्राइवेट सेक्टर्स में प्रॉब्लम थी, डिस्कॉम्स की हालत ख़राब थी, मगर अब इस पूरे सेक्टर के अंदर नई ऊर्जा आ गई है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा था कि पावर सेक्टर हमेशा से थोड़ा सा अंडर द रैप रहा है। आप यदि कोविड के समय में देखिए, सबको ही वर्क फ्रॉम होम किए, पावर सेक्टर के लोग हमेशा रोज़ दिन ऑफिस गए और प्लांट चलाए और इंश्योर किए कि आपके पास बिजली की सप्लाई हो। ताकि और ये जो पावर सेक्टर में चेंज आया है, इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा सरकार को। भारत सरकार ने बड़े सारे नए पॉलिसीज़ लाए उन्होंने, ताकि ये सेक्टर फाइनेंशियली वायबल हो जाए। सेक्टर तो चलता था पहले, बट इसमें फाइनेंसेस के बड़े सारे परेशानियाँ होती थी। डिस्कॉम्स टाइमली पे नहीं कर पाते थे, सब्सिडी उनको नहीं मिलता था सरकार की तरफ से, टैरिफ फिक्स नहीं होते थे। तो काफ़ी सारे उसमें बदलाव आए कि अब डिस्कॉम्स के टैरिफ रिवाइज हो जाते हैं, सब्सिडी पे करना होता है सरकार को। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक नया पॉलिसी लाया कि यदि डिस्कॉम्स जनरेटिंग कंपनीज को नहीं पे करेंगे तो वो एक्सचेंज से बिजली नहीं खरीद सकते और डिस्कॉम्स को वो जो बिजली कंपनी है वो भी स्टॉप कर सकती है। तो ये कोई भी डिस्कॉम नहीं चाहेगा कि वो बिजली ना खरीद पाए एक्सचेंज से, ना उनको सप्लाई मिले फ्रॉम दी जनरेटिंग कंपनी, बिकॉज अल्टीमेटली बिजली ऐसी चीज़ है जो सबको यूज़ करता है, चाहे शहर हो या गांव में या सेमी अर्बन एरियाज़ में, और हर तबके के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिजली सप्लाई कहीं भी उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। और ये जो उन्होंने अंकुश लगाया, उस पर डिसिप्लिन जो लाए, इससे हमने देखा कि न जो पहले 1,30,000 करोड़ का आउटस्टैंडिंग था वो काफ़ी कम होकर अब 70,000 आ गया और काफ़ी लोग टाइम पे करने लग गए हैं। तो एक तरीके से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है सेक्टर में और इसीलिए ग्रोथ आ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ही आता है जो ट्रांसमिशन एंड जनरेशन को देते हैं। और अगला बड़ा रिफॉर्म आएगा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, जहाँ पे मे बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या मल्टीपल सप्लायर्स का मॉडल आएगा। एंड आप देखिएगा कि पावर सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रोथ अगले 5 से 10 साल में। तो पहले जो मॉडल था सिन्हा साहब और कविता जी, ये कमाल की बात अगर हम ध्यान दें कि डिस्कॉम्स होते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैं हमारे व्यूअर्स को बताता हूँ, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स पावर सप्लाई करते थे। कई बार पावर की चोरी होती थी, बिजली की चोरी होती थी, कई बार उनके अंदर आपको रिकवरी नहीं मिलती थी और मामला एकदम ठन गोपाल था। ठन गोपाल इज़ द राइट वर्ड। तो डिस्कॉम्स जो पेमेंट कर रहे हैं उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वो पैसा अब कलेक्ट कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले पैसा उनको गवर्नमेंट का सब्सिडी टाइमली नहीं मिलता था, तो और काफ़ी सारा अमाउंट उनका पेंडिंग रहता था, वो अब टाइमली पेमेंट करने लग गए हैं। सेकेंडली, डिस्कॉम ने अपना लॉसेस जो था, AT&C लॉस जो बोलते हैं, जो चोरी होती थी बिजली की कमर्शियली, जो चोरी होती थी या कलेक्शन ने, वो काफ़ी इम्प्रूव किया। एक समय में वो 30-35% होता था, अब करीब 16-17% आ गया है। तो काफ़ी सारे स्टेट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी में इम्प्रूवमेंट चल रहा है। तो जहाँ जहाँ अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हुए वहाँ पे खपत भी बढ़ी है और वो कलेक्शन कर रहे हैं तो वो पे कर पा रहे हैं। तो आई थिंक अल्टीमेटली यदि आप बिजली सप्लाई करिएगा तो आपको कलेक्ट करना है, आप उसको ना चोरी होने दे सकते हैं, ना ऐसा है कि उसको फ्री में दे सकते हैं।
तो ये जो कंज्यूमर पेमेंट है और राइट टैरिफ पेमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। टैरिफ रिवीजन होने लगे, पहले बड़े सारे स्टेट में 4-4 5 साल टैरिफ नहीं रिवाइज होते थे, तो आपका खरीदते थे आप महंगे दाम में और सप्लाई कर रहे हैं सस्ते दाम में, कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ नहीं रहता था। तो ये जो बदलाव आया है और ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया है गवर्नमेंट से, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, उससे हमने देखा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है सेक्टर में। तो जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जब भी रिफॉर्म्स की बात होती है तो सबसे अग्रणी में रहता है ये क्षेत्र, और जो बदलाव हम देख भी रहे हैं, क्या और भी कोई चैलेंजेस हैं, रेड फ्लैग्स हैं, जिन बातों की आप जिक्र किया है, जिन चैलेंजेस का आपने जिक्र किया है, इनको यूनिफॉर्म होते होते इनको ज़मीन पर रिजल्ट दिखाने में और कितना समय लग सकता है? तो दो जगह काफ़ी काम हो रहा है। एक तो है कि रिन्यूएबल पावर विच इज़ मच लोअर इन कॉस्ट कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल पावर हमारे ब्राउन पावर हैं, तो वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। इसके साथ साथ हमारा स्टोरेज का, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज हो या बैटरी स्टोरेज, उस पर काम हो रहा है। और तीसरा जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स, इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ हमने देखा जहाँ जहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिया है, चाहे मुंबई में या दिल्ली में या उड़ीसा में, बहुत वहाँ पे काम करने का ज़रूरत है। और यदि आप जो बिजली जिसको सप्लाई कर रहे हैं उसको सही तरीके से आप कलेक्ट कर लीजिए, बिल कर लीजिए, गलत बिल नहीं होना चाहिए, तो आप फाइनेंशियली आप वायबल हो जाएंगे। सो मेनी ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे अभी भी वो फाइनेंशियली अनवायबल हैं बिकॉज उनके कलेक्शन डिले हो जाते हैं, कलेक्शन नहीं करते, बिलिंग नहीं करते हैं, मीटर्स बहुत जगह ख़राब हैं, सो मीटर्स चेंज हो रहा है, स्मार्ट मीटर प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का चल रहा है, तो ये सब अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। इस पर एक थोड़ा सा स्पीड आना चाहिए, एंड होपफुली वी एक्सपेक्ट दैट वंस द न्यू गवर्नमेंट इज़ इन प्लेस, काफ़ी सारे ये इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे ताकि ये इसमें स्पीड आ जाए। तो अभी बिजली की जो डिमांड है वो करीब 8 से 9% बढ़ रही है, मगर पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी ऐड हो रही है वो क्या इस स्पेस को मैनेज कर पाएगी, या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर डिमांड की वजह से बिजली प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे? सो हमारे यहाँ हमेशा से ऐसा रहा है कि हमारे पास कैपेसिटी हमने काफ़ी लगाया। स्पेशली आप देखिए कि 2010 से 2020 में जब हम 2 लाख मेगावाट था, वहाँ से 200 गीगावाट से हम 430 गीगावाट तक आ गए, 400 गीगावाट आ गए, तो कैपेसिटी काफ़ी ऐड हुआ है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो आज भी आप देखिए प्लांट लोड फैक्टर इनके काफ़ी कम है, अभी भी 60-62% है, 60% हाँ। सो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बिजली की ओनली थिंग इज़ कि पीकिंग पावर हमारा थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो फ्यू आवर्स ऑफ द डे समर मंथ्स में या विंटर में भी जब हमारे हाइड्रो कम जनरेट करते हैं तो हमारा जनरेशन उस समय कम हो जाता है, तो उस समय हम कैसे इसको मैच करें। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है, इससे उम्मीद है कि हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं होगा। पिछले साल भी काफ़ी डिमांड इंक्रीज़ हुआ था, हमारा पीक 243 हो गया था, उसके पिछले साल भी 220 गीगावाट था, कंट्री ने उसको मीट किया। इस साल एक्सपेक्टेड है कि 260 गीगावाट हो जाएगा पीक रिक्वायरमेंट, एंड जो कैपेसिटी ऐड हो रहे हैं वो भी ऐड करते हैं, इसमें सपोर्ट करते हैं, प्लस जो बेटर मैनेजमेंट ऑफ ग्रिड एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई से। सो मेरे को नहीं उम्मीद है कि ऐसा कोई कमी होगा एज सच, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट कि 9-10% कोयला है हिंदुस्तान में, तो हर साल कोयला ही कम रहता है, डिमांड ज़्यादा रहती है। कोयला है, कोयला का सप्लाई, इसी कोयला में 2 कंपोनेंट्स है, एक कोयला निकाल के सप्लाई करना, दूसरा कि रेलवे नेटवर्क, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आप इतने सारे रेक्स आपको ज़रूरत हो जाते हैं जिनको आपको डेली मूवमेंट करना है, रोज़ दिन का आपको स्टॉक बिल्ड करना, बिकॉज हर दिन प्लांट ये ऑपरेट करते हैं और ये 24/7 प्लांट से ये पूरा साल ऑपरेट करते, वर्क हॉर्सेज हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन एक चैलेंज आ जाता है अपार्ट फ्रॉम सप्लाई। बट लर्निंग फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स रिक्वायरमेंट, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, स्टॉक बिल्डअप किया गया है प्लांट्स में कि 15 से 21 दिन के स्टॉक्स हों मोस्ट ऑफ द प्लांट। थोड़ा सा इंपोर्टेड कोल का भी प्रोक्योरमेंट होता है जहाँ पे, सो गवर्नमेंट ने जितने
प्लांट्स हैं, सबको बोला है कि करीब 6% ऑफ देयर रिक्वायरमेंट वो इम्पोर्टेड कोल, प्लस बड़े सारे इम्पोर्टेड कोल प्लांट्स हैं देश में, करीब आज के दिन में करीब 15,000 से ज़्यादा मेगावाट इम्पोर्टेड कोल प्लांट्स है, वो सेक्शन 11 पे चल रहे हैं। तो आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत स्टेप्स लिए गए हैं एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू मीट दैट रिक्वायरमेंट दिस ईयर। तो आपसे थोड़ा सा चाहूंगी विश्लेषण कंपनी पर, स्टॉक पर, मार्केट शेयर के लिहाज से और प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ने के लिहाज से आप क्या कहेंगे, कैसे करेंगे आने देखिए वाले 2018 में जब सिन्हा साहब ने टेक ओवर करा था, यह एक बैक बेंचर स्टॉक था। टाटा पावर उस समय भी निफ्टी में था मगर उसकी लोग बात नहीं करते थे, आज ये हेडलाइन ग्रैब करता है। जी बिल्कुल। आप देखिए स्टॉक में करीब करीब 5 गुना का उछाल आया है, जो कि यूटिलिटी कंपनी के लिए एक अकल्पनीय है, बिकॉज ये एक बेसिक सेक्टर है जो हमेशा इकोनॉमी के आसपास ग्रो करता है। पर इस सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म आए हैं आई थिंक वो काबिल तारीफ है। मेरा ये मानना है सिन्हा साहब, हमारा मानना 89 स्वदेश पे कि लास्ट 10 साल वो बोला कि लॉस्ट डेकेड फॉर पावर सेक्टर इन इंडिया, नेक्स्ट 10 years विल बी द मोस्ट एक्साइटिंग पीरियड फॉर द पावर सेक्टर। क्या हम राइट हैं, क्या हम रॉन्ग हैं? बिल्कुल, और जिस तरह से तो आपका शेयर लेना चाहिए भाई। जिस तरह से इनोवेशन हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है और जिस तरह से मौका मिल रहा है, ऐसा मौका कभी नहीं मिला था। सो दिस इज दी, आई वुड से, पावर सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड। पहली बार सुन रहा हूं मैं पावर सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड, ये वर्ड तो हम यूज ही करते नहीं थे पावर सेक्टर के लिए। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये बड़े डिसरप्टिव चेंजेस हैं और इसके लिए काम बहुत करना होगा, इसके लिए इनोवेट करना होगा और इसके लिए नए सॉल्यूशंस लाने होंगे। और सो ये बड़ा एक्साइटिंग एरिया है। मैं मार्केट में तो देखते ही हूँ, प्लस मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ, तो जहाँ पे रिसर्च हो रहा है इस पे, तो बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 1 डिकेड में बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आएंगे जो अभी हम सोचते हैं कि ये लैब में ही टेस्ट हो रहे हैं, बट दे विल कम ऑन एंड गेट इम्प्लीमेंटेड एंड गेट स्केल्ड अप। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँ कि टाटा पावर के अंदर 2018 के अंदर जो डेट टू इक्विटी रेशियो था बैलेंस शीट में हम देखते 3 था, 1 के नीचे। उस समय इतनी समस्याएं थी यूएमपीपी को लेकर के, मुद्रा को लेकर के, वॉलेटिलिटी को लेकर के, सारी समस्याएं कुछ टाटा पावर ने मेहनत करी, कुछ टाटा सन्स ने इनको बेल आउट करा और सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स आए हैं इस कंपनी के अंदर एक नई राह, जिसे हम कहते हैं नई राह पर चल रहा है। तो सिन्हा साहब आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों जो स्टॉक मार्केट के दर्शक हैं उनको अगर पावर सेक्टर में दाव लगाना हो, मैं टाटा पावर के स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर दाव लगाना हो, बिकॉज टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, टाटा पावर इस समय जनरेशन के अंदर है, टाटा पावर एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर है, टाटा पावर नई टेक्नोलॉजीज़ में है। तो अगर किसी को पावर सेक्टर के अंदर अगले 5-7 साल के लिए दाव लगाना हो तो कौन सा सब सेक्टर आपके हिसाब से बड़ा हो सकता है? सोलर, न्यूक्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, कहाँ दाव लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से पावर सेक्टर को एक इंटीग्रेटेड वे में देखना है और हम इसको साइलोज में नहीं डाल के कि सिर्फ सोलर है या विंड है या थर्मल है। तो ये इंटीग्रेटेड यदि आप करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कंज्यूमर को एक सोल्यूशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। वो नहीं देखता है कि कहाँ से ये बिजली आ रहा है, वो देखता है कि बिजली मेरे को सही दाम पे मिल रहा है और मेरे को तब मिल रहा है जब मैं चाहता हूँ। तो टाटा पावर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें राइट अक्रॉस टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है और यदि मेरे को आज 24/7 रिन्यूएबल पावर देना है तो मैं उसमें डिमांड साइड मैनेजमेंट भी करूँगा, डिमांड रिस्पॉन्स भी करूँगा, मैं उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन करूँगा, स्टोरेज के साथ करूँगा, सोलर के साथ करूँगा, विंड के साथ, सो हाइब्रिड सॉल्यूशंस करूँगा, बंडल्ड पावर दूंगा। तो ये एक समझ जो है वो, बिकॉज हम एक इंटीग्रेटेड कंपनी है, हमको ये काफ़ी अच्छी समझ है और हम ये सब नॉलेज को इंटीग्रेट करके हम सही तरीके से बिजली भी देंगे और सस्ती बिजली भी देंगे अपने कंज्यूमर्स को। चलिए एक सवाल सर अगर इजाजत दे तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम बिजनेस चैनल है और हम तो आए दिन लोगों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर बात करते हैं। कुछ आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की एसेट क्लास में विश्वास रखते हैं, कहाँ एक्सपोजर ज्यादा है, कैसे इस तरह के उतार चढ़ाव भले बाजार में भी आप चैन की नींद सो पाते हैं? हम लोग जो भी काम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। सो हमारा कोई भी इनिशिएटिव इज़ नॉट अ नी जर्क रिएक्शन कि हम अगले 15 दिन या 1 महीने, सो हम ये फाउंडेशन अच्छा बना रहे हैं कि आगे चल के, सो कोई भी कंपनी हो बेसिकली उसका फंडामेंटल्स ठीक होना चाहिए, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। यदि उस सही रास्ते में है और जिस तरह से ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे हैं आज के दिन में,
स्पेशली बिजली एंड मेनी सेक्टर्स में क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये ज़रूरी है हमें देखना कि ये सही दिशा में जा रहे हैं एंड दे आर सीइंग द राइटिंग ऑन द वॉल कि ये ट्रांजिशन करना बहुत ज़रूरी है और जितना जल्दी करिएगा उतना बेहतर आपके लिए होगा। चलिए सिन्हा साहब, आपने इतना समय हमें दिया, गेस्ट एडिटर की भूमिका में आपने आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ फ्रॉम एवरीवन। धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद। जी। गोल्डन पीरियड आगे चलकर पावर सेक्टर के लिए आपने तो हमें हेडलाइन दे दी, धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों को भी बोलना चाहेंगे कि आप एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पावर सेक्टर से जुड़े कोई सवाल पूछने हैं तो झटपट यूट्यूब पर डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स पे आपके सवाल हम शो में शामिल कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान गौरांग और कपिल बने हुए हैं जो आपके सवालों के लाइव जवाब दे रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।